हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 15 और आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, तो कुछ लोग इसको डी ब्रोगली बोलते हैं, कुछ लोग इसको डी ब्रोई बोलते हैं। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलने वाला हूं डी ब्रोई हाइपोथेसिस। अभी अगर मैं एक बार रिकैप की बात करता हूं तो बेटा अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल अपना कंप्लीट कर चुके हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमने अपना कंप्लीट करा है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़े, हमने पढ़े बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स के साथ साथ हमने पढ़े थे डेरिवेशन, और डेरिवेशन के साथ फिर मैंने आपको पढ़ाया था एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद मैंने आपको पढ़ाए थे ड्रॉबैक। तो बोहर एटॉमिक मॉडल का हमने क्या पढ़ाया था बेटा, आपको लास्ट में ड्रॉबैक पढ़ाया था। तो ड्रॉबैक में हमने लास्ट वाला एक पॉइंट लिखवाया था आपको कि जो बोहर थे वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके ही उन्होंने अपना पूरा एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया था। फिर क्या हुआ, बाद में दो हाइपोथेसिस आई। उन हाइपोथेसिस के बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, कंसीडरेबल वेव नेचर होता है। ठीक है, तो उन दो हाइपोथेसिस में एक हाइपोथेसिस का नाम है डी ब्रोई हाइपोथेसिस और दूसरी हाइपोथेसिस का नाम होता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोई हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखो कि ये हाइपोथेसिस है क्या, इस हाइपोथेसिस में क्या कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं डी ब्रोई हाइपोथेसिस की बात करूंगा तो इस हाइपोथेसिस का जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें बोला गया है कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट a real wave is associated, कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ बेटा क्या होता है, एक रियल वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, जैसे कि मैं हूं, मैं अगर वॉक कर रहा हूं, मैं क्या हूं, एक ऑब्जेक्ट हूं। अगर मैं रोड पे वॉक कर रहा हूं इसका मतलब मैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेरे साथ भी एक वेव एसोसिएट होगी, है ना। मेरे मोशन के साथ भी क्या होगी, एक वेव एसोसिएट होगी। तो जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि हमारे पास जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उन हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, एक रियल वेव एसोसिएट होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे बेटा तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा होगा मैटर। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैटर होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हम दो टाइप की कैटेगरी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जिनके मास कैसे होते हैं, कंसिडरेबल होते हैं, और एक वो ऑब्जेक्ट जिनके मास बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करा। तो एक कैटेगरी होती है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक और एक हमारे पास होती है माइक्रोस्कोपिक। तो एक कैटेगरी का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कंसीडरेबल मास होगा, कंसीडरेबल मास। तो जो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास जो मास होता है वो मास कैसा होगा, कंसीडरेबल मास होगा। पर अगर मैं दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट की बात करूंगा जिनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम इनको, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है माइक्रो वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं इनका मास कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल मास। तो जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं इनका जो मास होता है वो मास कैसा होता है, हमारा नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, तो डी ब्रोई क्या कहते हैं कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ क्या होती है, रियल वेव एसोसिएट होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक की बात करूंगा तो मैक्रोस्कोपिक हमारे वो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास कैसा है, कंसीडरेबल, मतलब आप इन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मास को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं बात करता हूं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मास कैसा होता है, निग्लिजिबल मास होता है। तो आप इनके मास को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। आपको याद होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन के मास को मैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में क्या कर देता हूं, नेग्लिजिबल कर देता हूं। तो माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनके मास को आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो अब देखो हाइपोथेसिस का जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या है, कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक रियल वेव एसोसिएट होगी। ठीक है, अब हाइपोथेसिस का दूसरा पॉइंट क्या है कि फॉर ए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, फॉर ए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए द मास इज कंसिडरेबल, द मास is
कंसीडरेबल। तो मास कैसा होता है हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का? कंसीडरेबल होता है। सो वेव नेचर इज वेव नेचर of such type of object, wave nature of such type of object is insignificant। तो था क्या बेटा, जो मेरे पास जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट थे, क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा था, कंसिडरेबल मास था, इसके लिए इनके साथ जो इनका वेव नेचर होता है, मतलब इन मैक्रोस्कोपिक के साथ जो एक रियल वेव एसोसिएट होती है, उसका बाद जो वेव नेचर होता है, वो वेव नेचर कैसा होता है बेटा? इनसिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके माइंड में एक चीज हो रहा होगा कि सर वेव नेचर इनसिग्निफिकेंट कैसे होगा? सपोज करो बेटा, ये मैंने एक वेव बना दी, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वेव को? बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। कैसे कर पा रहे हो? अगर आप इस वेव के वेवलेंथ की बात करोगे, व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? द लेंथ ऑफ वन वेव, या लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, या फिर आप बोल सकते हो दैट इज द लेंथ ऑफ वेव बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रॉफ, या फिर आप बोल सकते हो द लेंथ ऑफ द वेव बिटवीन द टू सक्सेसिव पॉइंट। दो सक्सेसिव पॉइंट के बीच में जो वन कंप्लीट वेव होने के बाद दो सक्सेसिव पॉइंट होते हैं, उन दो सक्सेसिव पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ आपको पता है। तो यहाँ पे हमें वेव की जो वेवलेंथ है वो हमें साफ साफ दिख रही है। अब मैं एक और वेव बना देता हूं। ये मैंने एक वेव बना दी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो वेव नहीं है, ये तो हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है। मैं कहूंगा नहीं बेटा, ये तो वेव है। अब आपको कैसे पता चलेगा? अब आपने क्या करा? आपने अपना क्या करा? अल्ट्रा स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करा। आपने क्या यूज करा? अल्ट्रा हाई स्पेक्ट्रोस्कोप आप यूज करोगे। जब आप अल्ट्रा हाई स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करोगे और जब यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर रीजन में जाके जूम करके देखोगे, तब आपको देखो ये वेव दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये वेव दिखनी क्या हो गई? शुरू हो गई। समझ में आ गया? तो हमारे पास जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस है वो ये कहती है, जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि इनका मास कैसा होता है? कंसिडरेबल होता है, इसलिए इनके साथ जो रियल वेव एसोसिएट होती है वो रियल वेव कैसी होती है? इनसिग्निफिकेंट होती है। वो इनसिग्निफिकेंट क्यों होती है? क्योंकि उस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ बहुत कम होती है। उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ क्या होगी? बहुत कम होगी, या फिर वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वेवलेंथ बहुत कम है या फिर वेवलेंथ बहुत ज्यादा। देखो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसको आप कैसे समझोगे बेटा? ये देखो, ये मैंने एक वेव बनाई है। आप कहोगे सही तो मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये हम क्या दिखा रहे हैं? ये हम एक वेव है उसकी वेवलेंथ दिखा रहे हैं। अब वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सपोज कीजिए अगर आपको बेटा लैम्डा है, वेव की वेवलेंथ को बढ़ाना है, तो वेव की वेवलेंथ को आप कैसे बढ़ा सकते हो? सपोज करो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है? ये मेरे पास क्रेस्ट 1 है और ये मेरे पास क्रेस्ट 2 है, ठीक है। अगर आपको लैम्डा को बढ़ाना है तो इन दोनों क्रैश के बीच का डिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब हम दोनों क्रैश के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो बेसिकली ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगा बेटा? ऑलमोस्ट ये फ्लैट हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? ये फ्लैट हो जाएगा। इसलिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझो कि जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं इनके मास कंसिडरेबल होते हैं, इसलिए इनके साथ जो वेवलेंथ होती है, रियल वेव जो इनके साथ एसोसिएट होती है, उसका जो वेव नेचर होता है वो वेव नेचर कैसा होगा हमारा? वो वेव नेचर हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसके लिए चल रही है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की। तो डी ब्रोई हाइपोथेसिस का जो पॉइंट नंबर 3 है वो किसके लिए? हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप लिखोगे इसमें फॉर ए माइक्रोस्कोपिक fast moving object, for a microscopic fast moving object, the wave nature of associated wave is significant। ठीक है। अगर हम अपने एक माइक्रोस्कोपिक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमारे माइक्रोस्कोपिक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव एसोसिएट होती है, उस वेव का जो वेव नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा? हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आप ये फिजिक्स में पढ़ोगे। एक्सपेरिमेंट का नाम है
एक्सपेरिमेंट किसने करा था? डेविसन और जर्मन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो था, इस एक्सपेरिमेंट में बेटा क्या करा गया था? इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके हमने डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया था। ठीक है, तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट क्या थे? डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे, वो रिजल्ट क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के? डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डेविसन, फिर से सुनो, डेविसन जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया गया और देखा गया कि इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्रैक्शन शो कर रही है। अब दिमाग में चीज आ रही होगी कि सर ये डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब मैंने आपको मैक्सवेल थ्योरी ऑफ ईएमआर पढ़ाई थी तो वहां पे भी बताया था कि डिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ वेव अराउंड अ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर वेव क्या होती है? स्कैटर्ड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डेविसन जर्मन ने क्या करा? डेविसन जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट करा, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया और इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या करा? डिफ्लेक्शन शो किया। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ अ वेव अराउंड अ ऑब्जेक्ट। अब जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन जो होता है बेटा, किसकी बात चल रही है? डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन is a characteristics diffraction is a characteristic property of wave। जो डिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वेव की। इसलिए हमने क्या करा? आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट कंसीडर करा कि इलेक्ट्रॉन हैज कंसिडरेबल वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? कंसिडरेबल वेव नेचर होता है। यहां समझ में आया? पूरी कहानी सुनो। पूरी कहानी क्या है फिर से बता रहा हूं मैं। डी ब्रोई हाइपोथेसिस में ये बोला गया कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी? एक रियल वेव होगी। अब ऑब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होंगे, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका मास कंसिडरेबल होता है, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका मास कैसा होता है? निग्लिजिबल होता है। अब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मास कैसा है? कंसिडरेबल। इसलिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव एसोसिएट है, वो वेव कैसी है? उसका जो नेचर है वो कैसा? इनसिग्निफिकेंट है। पर जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनका मास बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हमारे पास कैसा है? फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। तो इस फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव एसोसिएट होगी, उसका जो वेव नेचर होगा वो कैसा होगा? सिग्निफिकेंट होगा। अब हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। ये किसने प्रूव करा? ये प्रूव करा डेविसन जर्मन ने। और ये डेविसन जर्मन का जो एक्सपेरिमेंट है, आप इसको रीड करोगे फिजिक्स में बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, अभी मैं सबसे बता देता हूँ। डेविसन जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया और देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या शो करा है? डिफ्रैक्शन शो करा है। अब बेसिकली जो डिफ्रैक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ वेव अराउंड ए ऑब्जेक्ट। स्कैटरिंग होती है वेव की अराउंड ए ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो डिफ्रैक्शन होता है वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और इलेक्ट्रॉन ने भी क्या करा? इलेक्ट्रॉन ने भी डिफ्रैक्शन शो किया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? कंसिडरेबल वेव नेचर है। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, हम कौन सी वेव को, सपोज करो ये मेरे पास वेव है, तो वेव के पास बेटा क्या होगा? वेव नेचर होगा। वेव के पास क्या होगा? वेव नेचर होगा। अब हम वेव के नेचर को एक कुछ केसेस में बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट, और कुछ केस में वेव के नेचर को क्या बोलेंगे? हम सिग्निफिकेंट। तो हम वेव के नेचर को सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट कैसे हम क्लासिफाई करते हैं? तो इसके लिए इन्होंने एक आपको वैल्यू दे दी। अगर लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा क्या है? लैम्डा को हम बोलते हैं वेवलेंथ। अगर लैम्डा की वैल्यू 10⁸ मीटर से कम है और 10⁻⁻16 मीटर से ज्यादा है, मतलब वो सब वेव जिनके लिए वेवलेंथ की वैल्यू 10⁻⁻16 से ज्यादा है और 10⁸ से क्या है? कम है, उन सब के वेव के पास जो वेव नेचर होगा वो कैसा होगा? सिग्निफिकेंट होगा। और दूसरे इनसिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट का मतलब है अगर लैम्डा की वैल्यू इज लेस देन 10⁻⁻16 मीटर
और लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर। अगर वेवलेंथ की वैल्यू 10 की पावर ऑफ -16 मीटर से कम है या फिर वेवलेंथ की वैल्यू 10 की पावर ऑफ 8 मीटर से ज्यादा है तो उन सब वेव को हम क्या बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट। आई थिंक ये समझ में आया जो मैंने बताया आपको। मैंने बोला हम अगर वेव की बात करेंगे तो वेव के पास क्या होगा, वेव नेचर होगा। अब वेव का नेचर सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और इनसिग्निफिकेंट भी हो सकता है। तो वेव के नेचर को आप सिग्निफिकेंट कब बोलोगे, अगर वेव की वेवलेंथ 10 की पावर ऑफ -16 मीटर से 10 की पावर ऑफ 8 मीटर के बीच में। और वेव के नेचर को हम इनसिग्निफिकेंट कब बोलेंगे, अगर वेव की वेवलेंथ 10 की पावर ऑफ -16 मीटर से कम और 10 की पावर ऑफ 8 मीटर से ज्यादा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेव का जो नेचर है हमारा, वेव का नेचर हमारा कैसा हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज आप देखो, डी ब्रोई हाइपोथेसिस ही पढ़ा रहे हैं, इसमें हम पढ़ाते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 पे क्या है, डी ब्रोई ने क्या बोला, डी ब्रोई ने बोला कि जो मैटर होता है बेसिकली क्या होता है, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, रियल वेव एसोसिएट है। मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट भी बेटा क्या होगा, मैटर होगा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारी रियल वेव एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। तो हम पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे हाइपोथेसिस का, द वेव associated with moving object is known as matter wave। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैटर वेव बोलते हैं, मैटर वेव। द wavelength of these wave can be given as lambda is equal to h by p। ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि जो मैटर बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट के साथ वेव एसोसिएट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैटर होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। अब जो मैटर वेव की वेवलेंथ होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। अब हम यहाँ समझते हैं कि व्हाट इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय पी क्या है। अब आप इसको समझो, क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारे पास वेवलेंथ। ठीक है। और इसी वेवलेंथ को बोलते हैं डी ब्रोई वेवलेंथ, क्योंकि ये डी ब्रोई ने ये सजेस्ट किया था। तो लैम्डा हमारा क्या कहलाएगा, लैम्डा को हम बोलेंगे डी ब्रोई वेवलेंथ। तो डी ब्रोई वेवलेंथ, इसकी अगर मैं यूनिट लिखता हूं तो यूनिट में भी सब यूनिट एसआई में लिखूंगा। तो जो लैम्डा है, लैम्डा को हम बोलेंगे डी ब्रोई वेवलेंथ और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। अगर हम एच की बात करेंगे तो एच तो वही है जो अभी तक पढ़ के आ रहे हैं हम, प्लांक्स कांस्टेंट। एच क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। ओके। और अगर हम पी की बात करेंगे, पी क्या होगा बेटा, मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। पी क्या होता है बेटा, मोमेंटम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है दैट इज पी। और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, पी इज ऑल्सो इक्वल टू एम बी। इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लैम्डा को क्या लिख सकते हो, हम लैम्डा को लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच वाई पी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एच वाई पी। पी को आप क्या लिख सकते हो, एम बी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच वाई एम बी। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। और यहाँ पे दो और टर्म आ गए, दो टर्म कौन कौन से, एक आ गया हमारे लिए एम और एक हमारे लिए आ गया वी। तो अगर हम एम की बात करेंगे, एम हो जाएगा हमारा मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उस मूविंग ऑब्जेक्ट का मास है दैट इज एम, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, केजी। और बी की बात करेंगे, बी इज वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड में। यूनिट किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो ये सब फॉर्मूले आपको क्या करने बेटा, ये सब फॉर्मूले हमें याद रखने। ठीक है। अब इसको हम बोल देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो जो अगर आपके क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द डी ब्रोई हाइपोथेसिस,
तो डी ब्रोई हाइपोथेसिस में पॉइंट नंबर 1 क्या बताओगे, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक रियल वेव एसोसिएट होती है। और फिर ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक वो होगा जिसका मास कंसिडरेबल होगा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वो होंगे जिनका मास नेग्लिजिबल होगा। फिर डी ब्रोई हाइपोथेसिस में पॉइंट नंबर 2 हमारा हो जाएगा कि जो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि उनका मास कैसा है, कंसिडरेबल है, तो जो वेव एसोसिएट होती है उस वेव का जो वेव नेचर होगा वो कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। और फिर हम डी हाइपोथेसिस का पॉइंट नंबर 3 क्या है, हाइपोथेसिस का पॉइंट नंबर 3 है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनके मास कैसे हैं हमारे पास, नेग्लिजिबल है, तो इन माइक्रोस्कोपिक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो भी वेव एसोसिएट होती है उस वेव का नेचर कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हुआ, डेविसन जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसका नाम था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करा और दिखाया कि इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ वेव अराउंड ए ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो डिफ्रैक्शन होता है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव होती है। तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, कंसिडरेबल वेव नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि एक वेव का नेचर कंसिडरेबल कब होगा, मतलब वेव का नेचर सिग्निफिकेंट कब होगा, वेव का नेचर इनसिग्निफिकेंट कब होगा। तो इसके लिए आपको मैंने एक डेटा दे दिया, अगर कोई वेव जिसकी वेवलेंथ 10 की पावर ऑफ -8 मीटर से ज्यादा, और सॉरी 10 की पावर ऑफ -16 मीटर से ज्यादा और 10 की पावर ऑफ 8 मीटर से कम है, तो वो सब वेव कैसी हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट। और इनसिग्निफिकेंट अगर मैं वेव की बात करूंगा तो इनसिग्निफिकेंट वेव एक वो वेव हो जाएंगी जिनके लिए वेवलेंथ की वैल्यू 10 की पावर ऑफ -8 से कम, -16 से कम। एक बार जब मैं चेक करूं मैंने लिखा क्या है, सही लिखा है मैंने। तो इनसिग्निफिकेंट वेव वो वेव हो जाएंगी जिनकी वेवलेंथ 10 की पावर ऑफ -16 मीटर से कम होती है या फिर 10 की पावर ऑफ 8 मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, फिर हाइपोथेसिस का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ एक रियल वेव एसोसिएट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक मैटर होता है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट के साथ जो रियल वेव एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। और उस मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी दैट इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो ये लैम्डा होता है इसी लैम्डा को हम बोलते हैं डी ब्रोई वेवलेंथ। ठीक है, और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मास कितना m है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वेलोसिटी कितनी है v है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 mv²। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड इस इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1/2 m² v²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 mv का होल स्क्वायर। एंड यू नो कि व्हाट इज एमबी, एमबी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। तो आप इसको सॉरी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, और मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, तो 1/2 p² हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m स्क्वायर रूट ऑफ 2m। इसका मतलब अब हम लैम्डा को एक डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहें, सो लैम्डा इज इक्वल टू h/p दैट इज आल्सो इक्वल टू h/mb that is also equal to h by square root of 2m/ke। अगर न्यूमेरिकल में आपको गिवन हो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 into m into ke। now what is m, m is equal to mass of moving object, what is ke, K is kinetic energy of the moving object। और अगर हम H की बात करेंगे तो H हमारा क्या हो जाएगा, H हमारा हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। ओके, क्लियर है। चलिए अब इसमें कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखो, आप याद करो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल के अंदर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाया था। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल कौन सा था बेटा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था ना रदरफोर्ड का मॉडल। तो हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल को आप क्या कर सकते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मोशन को क्या कर सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है, और चार्ज पार्टिकल के मोशन को अपोज भी कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मोशन को सपोज कर रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कर देगा,
और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मोशन का अपोज कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ a charge particle q if a charge particle if a charge particle q is accelerated if a charge particle q is, एक मिनट, if a charge particle q is accelerated by v volts, अगर चार्ज पार्टिकल है बेटा, उस चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर रहे हो बाय द v वोल्ट। कैसे, देखो यहाँ पे, देखो हमने जो आपको पढ़ाया, हमने क्या पढ़ाया, सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है x, और इसके ऊपर जो चार्ज है, उसके ऊपर जो चार्ज है, सपोज करो मैंने एक प्लस चार्ज ले लिया y का, कोई भी एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो मैंने कोई पार्टिकल x लिया, इस पार्टिकल के ऊपर जो मैंने चार्ज बनाया, वो चार्ज कितना बनाया है, प्लस y का चार्ज बनाया है। अब आप कर क्या रहे हो, अगर आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। आपने क्या अप्लाई करा, आपने अप्लाई करा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये चार्ज पार्टिकल बेटा क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, दैट इज y प्लस y इंटू आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई करा है। सपोज करिए मैंने वोल्टेज पोटेंशियल जो अप्लाई करा था, वो वोल्टेज पोटेंशियल था हमारा B का, B वोल्ट का हमने क्या अप्लाई करा, वोल्टेज पोटेंशियल। तो ये आ जाएगा y इंटू बी। ठीक है, फिर से सुनो, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो ना इस टॉपिक में, तो एक बार जाकर आप इस टॉपिक पोटेंशियल वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, वहां मैंने डिटेल से बताया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इफ ए चार्ज पार्टिकल q, अगर हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है q, मतलब कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, q। हमने अपना जो पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना दिखाया है, y। अगर हम इस पार्टिकल के चार्ज को चेंज कर दें और चेंज करके चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर हम q बना दें, तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर, हमारे पास पार्टिकल के ऊपर बेटा चार्ज कितना आ गया, q आ गया। ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सीलरेट करा रहे हो बाय द v वोल्ट, तो एक्सीलरेट कैसे कराओगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल के मोशन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो जब आप इस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराओगे बाय द v वोल्ट, तो जब काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू qb। जो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, qb। अब यहाँ देखो कुछ चीजें बच्चे, देखो बेटा न्यूमेरिकल में ही फंसोगे, फिर से सुन लो, एक चीज समझा रहा हूं बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, दो केस करके समझा रहा हूं। दो केस है बेटा, ये है मेरे पास केस नंबर 1, ये मेरे पास क्या है बेटा, केस नंबर 1, जिसमें मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल था, वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, q का, और वो चार्ज पार्टिकल के पास कोई ना कोई एक वेलोसिटी थी। ठीक है, और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, जब आपने क्या अप्लाई करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो देखो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैंने चार्ज क्या दिखाया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे कि जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मोशन को सपोर्ट करे। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव हमेशा किसकी तरफ मूव करना चाहता है, नेगेटिव की तरफ। और नेगेटिव किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मोशन को सपोर्ट करता है, तो वहां पे क्या होता है, हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, और एक्सीलरेट करने पे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, दैट इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल इनटू वोल्टेज पोटेंशियल। समझ में आ गया। अब देखो मैं केस नंबर 2 बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो सपोज कीजिए मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस q का, और ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0। अभी चार्ज पार्टिकल बेटा कैसा है, स्टेशनरी है। तो जैसे ही आपने क्या करा, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल की बेटा जो काइनेटिक एनर्जी अब इंक्रीज होगी, दैट इज इक्वल टू q इंटू बी होगी, क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल आप कितना अप्लाई कर रहे हो, v वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो।
पर यहाँ पे ध्यान क्या देना, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू क्यूबी। आई थिंक इतना समझ में आया आपको। अब चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 0। इसका मतलब के ई आई की वैल्यू कितनी हो गई, के ई आई की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्यूबी, दैट इज, समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्यूबी। तो अगर इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू क्यूबी, है ना। इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू क्यूबी। क्योंकि क्योंकि अगर क्वेश्चन में मैं यहां लिखवा दे रहा हूं, इफ इन अ क्वेश्चन, इफ इन ए क्वेश्चन, if in a question in at which we apply वोल्टेज पोटेंशियल, मतलब अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज पोटेंशियल को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। पहली कंडीशन समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट गिवन। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, आप मान के चलोगे कि चार्ज पार्टिकल हमारा पहले कैसा था, स्टेशनरी कंडीशन में था। अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी कंडीशन में था तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। समझ में आया कि नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, क्यू इनटू वी हो जाएगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल दैट इज क्यू वी। अब बेटा जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी वो कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्यों होगी, इसका एक रीजन है। रीजन क्या है, बी क्या है बेटा, वोल्टेज। बी क्या है हमारे पास, वोल्टेज पोटेंशियल। आपने एक बार जो वोल्टेज पोटेंशियल लगा दिया, अब आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, आप उस वोल्टेज को ना कम कर रहे हो ना बढ़ा रहे हो। तो वोल्टेज पोटेंशियल एक बार जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। और पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो है हमारा क्यू। क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज ऑन पार्टिकल। और पार्टिकल के ऊपर बेटा चार्ज भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी। समझ में आ गया, कहानी समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि जेई में आई थिंक 15 या 16 में एक बार क्वेश्चन आ चुका है डिक्टो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। करो एक बार मैं फिर से बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं इसको बताऊंगा जरूर, ठीक है। चलो यहां समझिए, इसको समझने की एक बार कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं बेटा, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। अब मैं इलेक्ट्रॉन लेके समझाता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से समझना आसान है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है, -1। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -1, मतलब माइनस ई का चार्ज होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -e का चार्ज होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब जब आपने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे अप्लाई करोगे, वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई करके। अब सपोज करो मेरा इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से, अगर मैं यहाँ डायरेक्शन दिखा दूं तो x डायरेक्शन में मूव कर रहा था जब तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है। फिर मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरीके से अप्लाई करा है। और b जो b है, b क्या हमारे पास, कैपिटल B इज अ वोल्टेज पोटेंशियल। कैपिटल B हमारे पास क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल है, ठीक है। अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन हमारा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, एक फेवरेबल कंडीशन मिल गई मोशन की। मोशन के लिए क्या मिल गई है, एक फेवरेबल कंडीशन मिल गई है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल b है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, 1/2 mv², ठीक है। और जब आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए फेवरेबल है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज पोटेंशियल, वोल्टेज पोटेंशियल। अब इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। अब मैं क्या बोलता हूं, अब मैं ये मान के चलता हूं बेटा, नेक्स्ट केस में अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन था, अगर वो इलेक्ट्रॉन कैसा था, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा था, स्टेशनरी था, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, 0।
इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी वो कितनी होगी, 0। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वोल्टेज पोटेंशियल। तो मैंने वोल्टेज पोटेंशियल लगा दिया कैपिटल V। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वैसे भी पॉजिटिव की तरफ मूव करना था, जैसे इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव दिखेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी अब इंक्रीज होगी, दैट इज इक्वल टू Q इंटू बी। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू Q इंटू बी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी है, 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू Q इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा वैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट। तो मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, क्या समझाना चाह रहा था मैं आपको, हाँ यहां देखिए, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, एक काम करो मैं जरा न्यू स्लाइड लेता हूं। तो न्यू स्लाइड के लिए मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे बेटा, जो डी ब्रोई ने बोला, डी ब्रोई ने ये बोला कि किसी भी वेव की जो वेवलेंथ होगी दैट इज इक्वल टू एच बाई पी। आप इसको क्या लिख सकते हो, एच बाय एम बी भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो एच बाय 2m के ई। आप इसको क्या लिख सकते हो, एच बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई। तो मैंने पॉइंट लिखवाया, इफ चार्ज पार्टिकल क्यू, if a charge particle q accelerate if a charge particle q accelerate by v volts, accelerate by v volts, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं q इंटू बी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को q इंटू बी लिख रहा हूं तो माइंड समझ में आना चाहिए कि मैंने बेटा यहाँ पे इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखी है, मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखी है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को क्यू भी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने मान के चले हैं, क्या मान के चले कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल था, हमारा जो चार्ज पार्टिकल था वो चार्ज पार्टिकल क्या था, इनिशियली कंडीशन में कैसा था, इनिशियली कंडीशन में स्टेशनरी था। इनिशियल कंडीशन में बेटा कैसा था, स्टेशनरी था। समझ में आ रही है बात। आप काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज को क्यू भी नहीं लिख रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी को क्यू भी लिख रहे हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी जिसको आपने क्यू भी लिखा है इसी को आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। ठीक है, तो अब आपके पास लैम्डा का एक और फॉर्मूला आ गया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई एम बी इज इक्वल टू एच बाई 2m के ई स्क्वायर रूट ऑल्सो इक्वल टू एच बाई 2m। और बेटा के की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू भी लिख सकता हूं, 2m क्यू भी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम क्यू की बात करेंगे, क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन पार्टिकल। और अगर मैं कैपिटल वी की बात करूंगा, कैपिटल वी क्या हो जाएगा बेटा, वोल्टेज, जिसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट्स। समझ में आया कि नहीं आया। मैं चाहता ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता, पर कॉन्सेप्ट क्या होता, कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल को जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो चार्ज पार्टिकल के मोशन में, या चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। और जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्यू बी नहीं होता है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्यू बी होता है। अब हम ये मान के चलते हैं अगर मेरा चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी था, उस स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो वो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा, और उस समय चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबी, क्योंकि इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इनिशियली चार्ज पार्टिकल मेरा स्टेशनरी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूबी। उस फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, फिर से मैं न्यू स्लाइड लूंगा और थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्शन करूंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। डी ब्रोई
हाइपोथेसिस। तो मैं अगर डी ब्रोई हाइपोथेसिस को समराइज करूंगा तो आपको याद क्या रखना है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी इज ऑल्सो इक्वल टू एच बाई एम बी इज ऑल्सो इक्वल टू एच बाई 2m ke square root is also equal to h by square root of 2m क्यूब। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक केस बनाता हूं, दैट इज केस नंबर 1, इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास चार्ज पार्टिकल क्या हो बेटा, मेरा अगर चार्ज पार्टिकल क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो आप लैम्डा को क्या लिख सकते हो, लैम्डा को लिख सकते हो h अपॉन 2m3। अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -31 kg, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा, चार्ज कितना होता है, 1e का चार्ज होता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है, उस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे सब लोग। लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय बी, और यूनिट किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं बच्चे कहां गलती करेंगे, सुन लो मेरी बात। दिस फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन का मास यूज करा है, इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज यूज करा है। और अगर मैं बेटा इन फॉर्मूले की बात करता हूं तो दीज फॉर्मूला आर एप्लीकेबल फॉर, यहां लिख सकते हैं आप, दीज फॉर्मूला वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला हमारा मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सबके लिए वैलिड है, ये सब फॉर्मूले। पर अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, कौन से फॉर्मूले की, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। क्योंकि नीट में एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज करो वो दे दे फॉर ए इलेक्ट्रॉन, इफ वी अप्लाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोटेंशियल ऑफ 150 वोल्ट, तो व्हाट इज द वेवलेंथ, आपसे पूछ सकता है वेवलेंथ क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी के जो ऊपर के फॉर्मूले हैं ये सबके लिए वैलिड है। ये वाले फॉर्मूले जो है हमारे सबके लिए वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक के लिए भी वैलिड है और माइक्रोस्कोपिक के लिए भी वैलिड है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार हम क्या करेंगे, रिवीजन, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो अभी मैं 2 मिनट लूंगा रिवीजन कराने के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था डी ब्रोई हाइपोथेसिस। ठीक है, तो डी ब्रोई हाइपोथेसिस में क्या था, तो डी ब्रोई ने बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक रियल वेव एसोसिएट होती है। अब ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिनका मास कंसिडरेबल होता है, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिनका मास कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि मैक्रोस्कोपिक का मास कंसिडरेबल है, तो मैक्रोस्कोपिक मतलब मूविंग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसका वेव नेचर कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक की। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, लाइट इन वेट होता है, उनका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो उनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है, तो वेव का जो नेचर होगा, वेव का नेचर कैसा होगा, वेव का नेचर होगा सिग्निफिकेंट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक वेव नेचर शो करता है। इसको प्रूफ कैसे किया गया, डेविसन जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसका नाम था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया और देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन बीम ने भी क्या शो करा, स्कैटरिंग शो करी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास भी कैसा नेचर है, वेव नेचर है, और कंसिडरेबल वेव नेचर है। तो अब डी ब्रोई क्या बोले, डी ब्रोई ये बोले क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बेसिकली मैटर ही होते हैं। तो डी ब्रोई इन्हें बोला कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं इनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको हम बोलेंगे मैटर वेव। ठीक है, और मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी क्या है, पी है हमारे पास मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट। और मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ, हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक रिलेशन निकाला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू के। और फिर हमने आपको एक और चीज बताई कि अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है बाय द बी बोल्ट्स, जब आप एक चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराते हो अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कैसे करते हो, बाय अप्लाइंग द वोल्टेज पोटेंशियल, और उस वोल्टेज पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, बी वोल्ट। तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा चार्ज पार्टिकल कैसा था, स्टेशनरी था, इसलिए इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने ले लिया जीरो चार्ज पार्टिकल की। फिर हमने जब ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा बाय द वोल्टेज पोटेंशियल बी, तो चार्ज पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट करा, जिससे हमने बोला चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अब क्या है, बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब पहले जीरो थी, अब जीरो से ज्यादा हो गई है। इसलिए जो काइनेटिक इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है उसी को हम बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्यू का है, और आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो उसमें जो वोल्टेज पोटेंशियल है वो वोल्टेज पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, बी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू बी। तो यहां से हमारे पास एक और रिलेशन आ गया कि जो वेवलेंथ है, डी ब्रोई वेवलेंथ है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू बी। फिर हमने बोला एक स्पेशल केस पढ़ाया, उस स्पेशल केस को पढ़ाया हमने इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्यों पढ़ाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमें मास पता था, इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी पता थी। तो सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास पता था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ये हमको पता है। तो ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केस में अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, दैट इज आल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वोल्टेज, वी क्या है, वोल्टेज। और याद रखना जो वेवलेंथ आएगा उस वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम में होगी। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकंड एंड अ क्रिकेट बॉल ऑफ द मास 0.5 kg मूविंग विद द 20 मीटर पर सेकंड। तो बेटा आपको डी ब्रोई वेवलेंथ निकालनी है, तो निकाल लो। लैम्डा क्या होता है, केस नंबर 1 ले लो, इसको ले लो केस ए। केस ए हम किसके लिए निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन moving with velocity of 10 की पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच पी को लिख सकते हैं एच बाई एम बी। ठीक है, यहां से निकालो। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर जरूरत भी नहीं है, हमें याद है 9.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -31 kg। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इंटू 10 की पावर ऑफ 6। ठीक है, इसको मैं यूनिट में लिखता हूँ kg, दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान दो, आपने जितने भी यूनिट यूज किए हैं, चाहे वो प्लांक कांस्टेंट हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, सब यूनिट हमारी किस में रखी है, हमने सब यूनिट हमने पुट करी है एसआई यूनिट। इसका मतलब जो लैम्डा हमारा कैलकुलेट होके आएगा वो लैम्डा भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आ रहा है हमारे पास लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 7.25 इंटू 10 की पावर ऑफ -10 मीटर। ठीक है, अब ये बताइए इसका मतलब क्या है। पहले आपने कैलकुलेट कर दिया लैम्डा, अब आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो लैम्डा, केस बी के लिए। तो बी में आपको क्या गिवन है बेटा, आपको एक क्रिकेट बॉल गिवन है। क्या गिवन है हमें, एक क्रिकेट की बॉल। इस क्रिकेट बॉल का जो मास है वो मास कितना है, 0.5 kg, और इस क्रिकेट बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा निकालूंगा, लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा, 6.6, एच की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 6.6 10 की पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय एम बी। एम कितना है 0.5 और बी कितना है हमारे पास 20। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे इसे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, 10, तो डायरेक्ट आ जाएगा, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। 6.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -35 मीटर। अब आप बेटा देखो, हमने बोला था वेवलेंथ सिग्निफिकेंट कब होगी, इनसिग्निफिकेंट कब होगी। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट की बॉल है, इसके पास मास कितना है, 0.5 kg का। तो मास कैसा है इसका बेटा, क्रिकेट की बॉल को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, अपना मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। कैसा, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब ठीक है, देखो वेवलेंथ की वैल्यू कितना आ रहा है, वेवलेंथ की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -35 मीटर आ रही है, समझ रहे हो। हमने बोला है कि अगर लैम्डा हमारा सिग्निफिकेंट होगा, तो लैम्डा हमारा सिग्निफिकेंट कब होगा,
जब लैम्डा की वैल्यू 10 की पावर ऑफ 8 मीटर से कम और 10 की पावर ऑफ -16 मीटर से ज्यादा हो। ठीक है, अब पहले बेटा पहले केस में देखो, पहले केस में हमें साफ साफ दिख रहा है लैम्डा की वैल्यू कैसी हो गई, लैम्डा की वैल्यू हमारे लिए कैसी हो गई, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, और वैसे भी सिग्निफिकेंट होना था, क्यों? क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब केस नंबर 2 में देखो, केस नंबर 2 में क्योंकि बॉल की बात कर रहे हैं, बॉल हमारे लिए कैसी है, मैक्रोस्कोपिक है, तो इसका मतलब जो वेवलेंथ आ रही है बॉल की वो कैसी हो गई, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये रेंज कैसे सेलेक्ट की है, तो बेटा ध्यान रखो, मैंने आपको एक पढ़ाया था ईएमआर स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, ईएमआर स्पेक्ट्रम। तो ईएमआर स्पेक्ट्रम मैंने क्या पढ़ाया था, कहां से लेके कहां तक शुरू होता है, 10 की पावर ऑफ -16 मीटर से शुरू होता है, 10 की पावर ऑफ 8 मीटर तक चलता है। सबसे पहले क्या आती है इसमें, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, इसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। तो मैं लिख भी देता हूं नाम, ये आ जाएगा गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, इंफ्रारेड और माइक्रो, और ये आ जाएंगे हमारे पास रेडियो, और ये आ जाएगा हमारे पास लॉन्ग रेडियो। ठीक है, यही वेव जो है, इसी जो ईएमआर स्पेक्ट्रम जो स्टार्ट किया गया था, उस ईएमआर स्पेक्ट्रम की रेंज 10 की पावर ऑफ -16 मीटर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा है। बेटा ये ईएमआर स्पेक्ट्रम में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे से बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने भी प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो उनको कोई डाउट नहीं आएगा कि सर अभी यहाँ क्या बोल रहा है, क्योंकि हर एक लेक्चर क्या है, दूसरे लेक्चर के साथ लिंक है। तो ये जो रेंज आया है कि लैम्डा मतलब वेव को सिग्निफिकेंट कब बोलेंगे, जब वेव का जो वेवलेंथ है वो ईएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाए। ईएमआर स्पेक्ट्रम हमारा कहां से शुरू होता है, गामा रे से शुरू होता है और कहां तक जाता है, लॉन्ग रेडियो वेव तक जाता है, जिनके लिए वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, 10 की पावर ऑफ -16 मीटर से शुरू होता है, 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर तक जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल व्हिच हैज अ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ 3.31 into 10 की पावर ऑफ -10 मीटर। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लैम्डा इज इक्वल टू h by p, p इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। p ही आपसे पूछा है, तो p इज इक्वल टू h by लैम्डा। h की वैल्यू कितनी होगी, 6.6 into 10 to the power of -34। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपको, मैं बता रहा हूं यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर आपको वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में गिवन होती, ठीक है, तो जल्दबाजी में आप वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रख देते, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें जो भी यूनिट पुट करनी है वो एसआई में ही पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको चेंज कर देंगे एसआई में। पर आपको इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो एसआई में ही गिवन है, मीटर में ही गिवन है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो 3.31 इंटू 10 की पावर ऑफ -10, तो निकाल लो ये कितना, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स ही कैंसिल हो गया ये। तो ये आ जाएगा, मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -24 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर ऑफ -38 जूल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया ना। अगर मैंने आपको पढ़ा दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mb, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m अब देखो आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गिवन है तो मास की वैल्यू हमें समझ में आ गई, कितनी होगी, 9.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -31 kg। और काइनेटिक एनर्जी बेटा आपको गिवन है, किसमें गिवन है, 3.2 इंटू 10 की पावर ऑफ -38। तो ये आपको किसमें गिवन है, ये हमें गिवन है जूल में। ऐसा यूनिट में ही गिवन है डेटा, तो पुट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू h, h की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। यहाँ देखो 2 इंटू m, m की वैल्यू स्क्वायर रूट आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी होगी, 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -38। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। सॉल्व करने का मैं मेथड भी बता देता हूँ बेटा। अगर मैं इस 9.1 को 9 लिखूं, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31, अगर 3.2 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 6.4, और उसको मैं लिखता हूँ 64। तो मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 10 की पावर ऑफ -1।
इंटू 10⁻⁻38। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या बन रहा है, कैलकुलेशन का पार्ट बता रहा हूँ मैं। कैलकुलेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 9 इंटू 64 इंटू 10⁻38 370 माइनस 70 स्क्वायर रूट 9 का कितना होता है 3, और 64 का कितना होता है 8, और 10⁻⁻70 को लिख सकते हैं 10⁻⁻35। ठीक है, स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर रूट मैंने सॉल्व कर दिया, कितना इजीली सॉल्व कर रहा है, आप भी कर सकते हो। तो कैलकुलेशन का ये पार्ट है, कैलकुलेशन आपको क्या करना है, इजी करनी है। इस तरीके से भी हम अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन की बात है जो मैं आपसे कर रहा था, जो मेंस 2016 में आया था। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्या लिखा हुआ है देखो, a stream of electron from a heated filament was passed between a two charge plates। दो चार्ज प्लेट्स हैं, उन दो चार्ज प्लेट, देखो मैंने दो चार्ज प्लेट बना दी, उन दो चार्ज प्लेट में क्या हो रहा है कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट। तो एक हीटेड फिलामेंट है, सपोज करिए ये मैंने क्या बना दिया, एक फिलामेंट बना दिया, और इस फिलामेंट से बेटा क्या निकल रहा है, इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस फिलामेंट से क्या निकल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट वाज पास बिटवीन अ टू चार्ज प्लेट कैप्ड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ BeSU। जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हो, BeSU अप्लाई कर रहे हो। ESU क्या होता है बेटा, ESU क्या है, वोल्टेज की यूनिट है CGS सिस्टम में, जैसे MKS सिस्टम होता है वैसे ही हमारे पास होता है CGS सिस्टम। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम यही होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में जो वोल्टेज की यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप चाहो तो याद रख सकते हो कि 1 ईएसयू इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 300 वोल्ट्स। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ईएसयू को वोल्ट्स में कन्वर्ट करो तो 1 ईएसयू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 300 वोल्ट। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है बेटा, आप यहाँ ध्यान से देखो, a stream of electron from a heated filament was passed between a two charge plate capped at a voltage potential of BeSU if E and M are the mass and charge and mass of an electron। E और M आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास। आपसे h y लैम्डा की वैल्यू पूछिए, आपसे क्या पूछा है बेटा, h y लैम्डा की वैल्यू पूछिए। अब आप देखो अगेन, आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या आपको इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, जरा यहां पे ध्यान दो। क्वेश्चन यह है कि मेरे पास एक फिलामेंट है, उस फिलामेंट को जब आप हीट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम मिल रही है, इलेक्ट्रॉन की क्या मिल रही है, स्ट्रीम मिल रही है। अब वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है उसको जब आप पास करते हो दो चार्ज प्लेट्स के बीच में, और उन दो चार्ज प्लेट के बीच में आपने जो वोल्टेज पोटेंशियल लगाया है वो कितना लगाया है, BeSU का लगाया है। ठीक है, तो आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच वाई लैम्डा। तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये बोला था अगर क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं हो तो आप इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको कितना ले लोगे, 0। आप सिर्फ ये मानोगे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, बाहर आके रुक जाते हैं, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और बाहर आके रुक जाते हैं। मैंने आपको एक पढ़ाया था, एक टॉपिक वर्क फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था जिसमें बोला था एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है दो काम में यूटिलाइज होती है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, फिर अगर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन के पास जितनी एनर्जी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल पा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो मैंने आपको थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी और थ्री शॉर्ट वेवलेंथ पढ़ाया था। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझो कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे फिलामेंट से हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और बाहर आके वो स्टेशनरी हो जाते हैं, स्टेशनरी हो गए। फिर आपने क्या करा, एक वोल्टेज अप्लाई, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसे अप्लाई करा, बाय द वोल्टेज पोटेंशियल। और कितना वोल्टेज पोटेंशियल लगाया आपने, BeSU का वोल्टेज पोटेंशियल लगाया। जैसी वोल्टेज पोटेंशियल मिलेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन अब क्या करने लगेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी बेटा कितनी हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। पर जैसे ही आप इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीजमेंट होगा।
अब कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्यू का है और आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो VSU का अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी। अब इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, क्यूब। और इस काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई। तो यहाँ पे आप देखो, आपको एच वाई लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो एच वाई लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई। और बेटा के ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ई की वैल्यू में अगर मैं पुट करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2m क्यूब। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये राइट आंसर है। पर यार समझने की देर है, समझना है आपको। समझना क्या है, क्योंकि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रॉन की कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, पर जब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो कैसे कंसीडर करोगे। आपसे भी मान लो कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, वो स्टेशनरी हो गया, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो स्टेशनरी है। अब वो मूव कब करेगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सीलरेट करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सीलरेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के बाद हमारा अब थोड़ा सा एक थ्योरी वाला पार्ट बचा है, उसको और कवर करेंगे और फिर डी ब्रोई हाइपोथेसिस जो है हमारी, ये हमारी डी एंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ केस 1 75 वोल्ट और केस 2 300 वोल्ट। ठीक है, तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है, नीट में आप जानते हैं ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो हमने बोला लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी इज ऑल्सो इक्वल टू एच बाई एम बी इज ऑल्सो इक्वल टू एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई इज ऑल्सो इक्वल टू एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m क्यूब। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले तो बेटा माइक्रोस्कोपिक के लिए भी वैलिड है और मैक्रोस्कोपिक के लिए भी वैलिड है। तो हमने बोला एक स्पेशल केस आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया मैंने, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मास पता है, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू पता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर रूट एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं केस 1 की बात करता हूं तो केस 1 में वोल्टेज मुझे कितना गिवन है, 75 वोल्ट्स। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 75 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 एंगस्ट्रॉम। आ गया आंसर। अब देखो केस 2 की बात करेंगे, केस 2 में वोल्टेज हमें कितना गिवन है, 300 वोल्ट्स गिवन है। अगर 300 वोल्ट्स गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं लैम्डा की बात करता हूँ तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 300 स्क्वायर रूट पूरे का एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.702 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, अगर मैं आपसे पूछूं दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी चार्ज स्पीसी, द आंसर इज नो। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन। यहां मैं लिख देता हूं दोबारा कि दिस इज ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है। अगर बेटा चलो मैं यहाँ पे कुछ एक खेल खेलता हूँ, खेल में ये खेलता हूँ, अगर मैं आपको दे दूं अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे मैं आपको दे दूं अल्फा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल दे देता हूं मैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ वोल्टेज पोटेंशियल ऑफ 75 वोल्ट। मैंने सिर्फ यही दिया, अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, अल्फा पार्टिकल मेरा एक्सेलरेट कर रहा है थ्रू अ वोल्टेज पोटेंशियल ऑफ 75 वोल्ट। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता। ठीक है, आपको देखना पड़ता कि ये अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना होता है, 4 mu। अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है, 2e का चार्ज होता है। तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब आप अल्फा पार्टिकल के लिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ पे गए हम, नेक्स्ट।
अब देखो यहां में नोट करके लिखोगे आप कुछ पॉइंट्स। पॉइंट क्या करोगे, देखो डी ब्रोई ने क्या बोला, डी ब्रोई ने क्या बताया वो बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक चीज समझो, एक होती है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना घर में क्या होते हैं, जब आप कपड़े सुखाते हैं तो क्या करते हैं, आप दो पोल लेते हैं, उन दो पोल के बीच में क्या बांध देते हैं, आप रस्सी को बांध देते हैं, है ना। तो रस्सी को बांधते हैं, फिर अगर आप उस रस्सी को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल करके छोड़ोगे तो वो रस्सी क्या करने लगेगी, वो रस्सी हमारी ऑक्सीलेट करने लगेगी। तो जो ये ऑक्सीलेशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग वेव होती है हमारी, स्टैंडिंग वेव की अगर हम बात करें, स्टैंडिंग वेव क्या होगा, अगर दो फिक्स पॉइंट के बीच में अगर कीप ऑन ऑक्सीलेशन है तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग वेव। तो आप यहां लिख सकते हो स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है, ऑक्सीलेशन बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट। अगर दो फिक्स पॉइंट के बीच में ऑक्सीलेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। अगर आप में से अभी स्टैंडिंग वेव देखना चाहते हो तो आप क्या करो, जहां आपके घर में जो रस्सी बंधी हुई है उस रस्सी को खींचो और छोड़ दो, तो रस्सी क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। अब वो ऑक्सीलेट कहाँ कहाँ करेगी बेटा, वो ऑक्सीलेट करेगी जहां से रस्सी को आपने बांध रखा है उन दो पॉइंट के बीच में रस्सी क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। तो स्टैंडिंग वेव क्या होता है, स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है ऑक्सीलेशन बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट। अब डी ब्रोई ने क्या बोला इसको समझो। तो डी ब्रोई बोले, तो डी ब्रोई ने क्या करा, डी ब्रोई ने सजेस्ट करा, डी ब्रोई ने क्या सजेस्ट करा, डी ब्रोई सजेस्ट दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is just like a 3D standing wave, is just like a 3D standing wave inside the atom, inside the atom, which is keep on oscillating, which is keep on oscillating। तो हमारे डी ब्रोई ने क्या बोला, डी ब्रोई ये बोले कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है इट इज जस्ट लाइक अ 3D स्टैंडिंग वेव इनसाइड द एटम, और जो क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। अब डी ब्रोई ने क्या बोला, दूसरी चीज समझो। डी ब्रोई बोले इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, या फॉर विच एंगुलर मोमेंटम नहीं, फॉर विच सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, फॉर विच सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट is integral multiple of de Broglie wavelength। इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं ऑर्बिट के अंदर क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं जिन ऑर्बिट की जो सर्कमफेरेंस होगी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको समझते हैं। तो अगर हम ऑर्बिट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ऑर्बिट की बात करते हैं, सपोज करो ये मेरा एक ऑर्बिट है, ये हमने कोई भी एक एलिमेंट दिखाया, उस एलिमेंट का ये क्या है, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ही होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो इस अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई हाइपोथेसिस अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट का सपोज करो ऑर्बिट नंबर क्या है, इस ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर मैंने ले लिया n। तो डी ब्रोई ये बोला कि इस n ऑर्बिट की जो सर्कमफेरेंस होगी, अगर इस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है r, तो सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई r, 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ये डी ब्रोई ने क्या बोला, हाइपोथेसिस से एक रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अगर एक nth ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और उस nth ऑर्बिट की जो एटम के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है
nth ऑर्बिट की एटम के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो r है। तो इसका मतलब nth ऑर्बिट की जो सर्कमफेरेंस हो गई वो सर्कमफेरेंस कितनी हो गई 2 पाई r। तो डी ब्रोई ने ये सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ होगी। और यहाँ पे अगर हम n की बात करेंगे बेटा, यहाँ n क्या होगा, n होगा ऑर्बिट नंबर। n क्या होगा, ऑर्बिट नंबर। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। तो हमारे पास जो n है उस n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो अभी मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 1 2 3। देखो बेटा, ये मैंने क्या दिखा दी, मैंने आपको यहाँ पे क्या बनाई है, एक स्टैंडिंग वेव। अगर इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वेव कैसी है, स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव जब भी समझनी है तो रस्सी को समझ लो, रस्सी को खींचो नीचे की तरफ, वो ऑक्सीलेट करेगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारी स्टैंडिंग वेव हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडिंग वेव, इस पर्टिकुलर वेव में जो मैंने आपको डायग्राम बनाया, टोटल कितनी वेव है, टोटल कितनी वेव है, तो आप कहोगे एक वेव तो सर ये है, एक वेव तो आप बोलोगे सर ये है, दूसरी वेव ये है और तीसरी वेव ये है। तीन वेव है इसके अंदर। कितनी वेव बनी बेटा, तीन वेव बनी। ठीक है, अगर हम मतलब वेव तो एक ही है, मतलब वेव तीन नहीं बनी है, वेव तो एक ही है, पर अगर मैं लैम्डा की बात करूंगा, वेवलेंथ कितनी है, तो वेवलेंथ हमें दिख रहा है लैम्डा हमारे पास कितने हैं, तीन है। वेवलेंथ कितनी हो गई, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, तीन वेवलेंथ मिलेगी हमें। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो डी ब्रोई समझाना चाह रहे थे वो ये समझाना चाह रहे थे, सपोज करो इलेक्ट्रॉन हमारा, मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, किसमें, थर्ड ऑर्बिट में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट की जो सर्कमफेरेंस होगी दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा होनी चाहिए। थर्ड ऑर्बिट की जो सर्कमफेरेंस होगी वो कितनी होगी, 3 लैम्डा होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम लैम्डा दिखाएं तो एक ये लैम्डा हो गया हमारे पास, दिस इज लैम्डा। इसकी बात करें तो ये भी क्या है, लैम्डा। और इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, लैम्डा। समझ में आ रहा है। अगर हम वेव की लेंथ की बात करेंगे तो वेव की जो लेंथ है, वेव की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 लैम्डा हो जाएगी। हाँ, अभी जो मैंने बोला है ना तीन वेव होंगी, तो वो गलत है। वेव तो एक ही है बेटा, पर उस वेव की जो लेंथ है, उस वेव की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 लैम्डा हो जाएगी। लैम्डा क्योंकि तीन है तो उस वेव की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 लैम्डा हो जाएगी। तो डी ब्रोई ये बोले, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का जो नंबर है, तो वेव की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, वेव की लेंथ भी द नंबर ऑफ ऑर्बिट इनटू लेंथ ऑफ इनटू वेव लेंथ हो जाएगा। इसका मतलब ये देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट करेगा, आप समझ में आएगा। 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ऐसे देख लो, यहां से हम दिखाना चाहें तो 1 2 और 3। तो ये आपके पास बेटा एक लैम्डा आ गया, ये हमारे पास एक और लैम्डा आ गया, और ये हमारे पास एक और लैम्डा आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, एक और लैम्डा। मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू 3 लैम्डा। इस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि मुझे लगता है कि शायद मे भी कुछ क्लियर ना हुआ हो समझाने में। देखो फिर से समझो। तो डी ब्रोई ने क्या बोला, डी ब्रोई ने बोला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट की जो सर्कमफेरेंस होगी दैट इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा होगी। उस ऑर्बिट की जो सर्कमफेरेंस होगी वो सर्कमफेरेंस क्या होगी, n इंटू लैम्डा होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो n है वो n क्या है हमारे पास, ऑर्बिट नंबर। कितना है, ऑर्बिट नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करा, हम सपोज करो हम बनाते हैं अपना n इज इक्वल टू 4। मैंने क्या बनाया है, मैंने दिखा दिया ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। ये जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट कैसा है बेटा, फोर्थ ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट की जो सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई r दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा होनी चाहिए। मतलब इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वेव की तरह क्या करेगा, वेव की तरह घूमेगा। और उस वेव की जो लेंथ होगी, उस वेव की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 लैम्डा हो जाएगी। वो 4 लैम्डा कैसे होगी, देखो वो 4 लैम्डा हो जाएगी 1 2 3 4।
तो यहाँ देखो एक ये आ गया, दिस इज लैम्डा, थोड़ा डायग्राम समझने की कोशिश करना, दिस इज लैम्डा। एक देखो यहाँ पे ये आ गया आपके पास एक दूसरा लैम्डा, ये आ गया हमारे पास तीसरा लैम्डा। अच्छा थोड़ा कुछ गलत हो गया है ना, इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास लैम्डा, और ये भी हमारे लिए क्या आ गया बेटा, ये भी हमारे पास आ गया लैम्डा। समझ में आ गया? फिर से सुन लो, बहुत ध्यान से सुनो, चाहो तो एक बार मैं डायग्राम प्रॉपर इस तरीके से बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर ये मेरे पास मेरा कौन सा ऑर्बिट है बेटा, चलो मैं फिफ्थ ऑर्बिट के लिए दिखा देता हूँ। अगर ये मेरा फिफ्थ ऑर्बिट है तो फिफ्थ ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होगी दैट इज इक्वल टू, फिफ्थ ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 5 लैम्डा। अब मुझे यहाँ पे 5 लैम्डा दिखाने, कैसे दिखाऊंगा मैं, 1 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम वैसे मैनेज कर लो। एक वेव, दिस इज लैम्डा, ये भी हमारे लिए क्या है बेटा, लैम्डा, ये भी हमारे लिए क्या है, लैम्डा, और ये भी हमारे लिए क्या है, लैम्डा, और ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो ये सब कहानी जो है, ये सब कहानी किसकी है, डी ब्रोई की है। डी ब्रोई ने ये बोला, क्या क्या बोला एक बार देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो डी ब्रोई ने ये बोला कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर क्या करता है, 3D स्टैंडिंग वेव की तरह मूव करता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, डी ब्रोई ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट की सरकमफेरेंस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा होगा। यहाँ पे लैम्डा क्या है, डी ब्रोई वेवलेंथ, n क्या है हमारे पास, ऑर्बिट नंबर। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम लेके आपको समझाना चाह रहा था। क्या समझाना चाह रहा था, कहाँ पे बताया मैंने आपको, एक मिनट रुको, कहाँ बताया है, यहाँ देखो इस वाले डायग्राम में देखो, मैंने बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब जो फोर्थ ऑर्बिट की सरकमफेरेंस होगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा होनी चाहिए। 4 लैम्डा का मतलब इलेक्ट्रॉन जो वेव की तरह घूम रहा है उस वेव की लेंथ कितनी होगी, 4 लैम्डा होगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो वेव में मूव कर रहा है उस वेव की लेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी ब्रोई हाइपोथेसिस का। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे खोपचे में बना के दिखाऊं आपको, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि बोहर ने क्या बोला। बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगी। और डी ब्रोई ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट की सरकमफेरेंस 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा होगी। और लैम्डा की वैल्यू बेटा क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू होती है h/p, और p को आप क्या लिख सकते हो, p को आप लिख सकते हो mb। तो अगर आप इसको अरेंज करो तो अरेंज करने पे क्या होगा, अरेंज करने पे आ जाएगा mbr इज इक्वल टू n इंटू h/2π। तो जो बोहर ने बोली थी बात, उस बात का डी ब्रोई के स्टेटमेंट से क्या मिल गया, हमें प्रूफ भी मिल गया। क्या प्रूफ मिला, बोहर ये बोले थे कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगी। अब वो और हमारे डी ब्रोई ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट की सरकमफेरेंस इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा होगी। तो हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोई हाइपोथेसिस हम बोहर के स्टेटमेंट का भी प्रूफ निकाल पाए। बोहर इसका प्रूफ नहीं दे पाए थे, पर डी ब्रोई ने इसका प्रूफ दे दिया। आई थिंक बेटा इस वाला जो लास्ट में मैंने जो पॉइंट बताया उसमें कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है। क्या हो सकता है कि सर समझ में नहीं आया, तो लास्ट वाले पॉइंट का मैं फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ 2 मिनट में, उसके बाद क्लास को बाइंड अप कर रहा हूँ। पहले क्या है कि डी ब्रोई ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक वेव की तरह मूव करेगा। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर वेव की तरह क्या करेगा, मूव करेगा। और कौन सी वेव की तरह मूव करेगा, एक स्टैंडिंग वेव की तरह मूव करेगा इनसाइड द एटम। फिर डी ब्रोई ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होगी दैट इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा होगी, n इंटू लैम्डा होगी।
यहाँ पे n क्या है, n हो जाएगा ऑर्बिट नंबर। सपोज करो इलेक्ट्रॉन मेरा अगर थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो थर्ड ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होगी दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा। मतलब थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जिस वेव वेव मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेव होगी उस वेव की अगर हम कंप्लीट लेंथ निकालेंगे, वो कंप्लीट लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा होगी। फिर से समझो, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो फोर्थ ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होगी दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा होगी। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ ऑर्बिट में अगर मैं वेव कंप्लीट वेव की लेंथ निकालूंगा तो कंप्लीट वेव की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 लैम्डा हो जाएगी। 4 इंटू लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव को हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, तो 4 इंटू वेव लेंथ हो जाएगी। फिर से सुन लो एक बार, लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो फिफ्थ ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होगी 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा होगी। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, इलेक्ट्रॉन जिस वेव में मूव कर रहा है, जिस वेव मोशन में मूव कर रहा है, तो कंप्लीट वेव की जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू 5 लैम्डा। सो ये हो गया बेटा हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर करा डी ब्रोई हाइपोथेसिस। इसमें ये पूरा हम आपको 3-4 बार ड्यूरिंग द लेक्चर भी रिवीजन करा चुके हैं कि हाइपोथेसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले पे बेस क्या क्या न्यूमेरिकल आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहली चीज ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई हाइपोथेसिस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक ए 3D स्टैंडिंग वेव। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होगी दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा होगी। यहाँ पे n क्या होगा, n हमारा ऑर्बिट नंबर होगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो बेटा मिलता हूं मैं आपसे एटॉमिक लेक्चर के लेक्चर नंबर 15 में। तब तक के लिए ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो। टाटा बाय बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बाय बेटा।